नमस्कार। इंडिया साइंस की विशेष प्रस्तुति प्रश्नकाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज प्रश्नकाल में हमारे साथ मौजूद हैं एम्स नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार, पीएमसीएच पटना के डॉक्टर पंकज तिवारी और प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार झा। प्रश्नकाल में आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के हल्के एवं मध्यम लक्षण वाले मरीजों का इलाज घर पर ही किया जा सकता है, बशर्ते इलाज किसी डॉक्टर की निगरानी में हो। घर पर ही रहकर इलाज करने में किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए, प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार? देखिए, जो माइल्ड डिजीज होता है उसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं कि उनको बुखार आ रहा है, गले में खराश है, हल्की फुल्की खांसी है, पेट जैसे खराब हो गया, डायरिया हो गया, पेट में दर्द होना, सूंघने की शक्ति चले जाना, राइट, मांसपेशियों में दर्द होना, इस तरह के लक्षण है। लेकिन उनको सांस फूलने की परेशानी नहीं है और जो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94% के ऊपर है, तब हमने कहा ये माइल्ड है। और जैसे ही उनका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा, यानी कि सांस फूलने लगी उनकी और सैचुरेशन 94% से कम होने लगा, तो उसको हमको मॉडरेट डिजीज कह सकते हैं। तो जहां तक घर पे मैनेज करने की बात है, तो सबसे पहले जब पता चले कि पॉजिटिव है, आइसोलेट करें अपने आप को। मैं तो कहूंगी रिपोर्ट आने से पहले ही जब आपको लक्षण आए और आपको लगा कि हो सकता है, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। उसके बाद कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, आप पानी खूब पिए, हाइड्रेशन मेंटेन करें, 2.25 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर, अपना न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें ज्यादा प्रोटीन हो। इसके अलावा आप जब बुखार है उसके लिए पैरासीटामोल की सिंपल गोली वो ले सकते हैं और कोशिश करें कि टेम्परेचर आपका नॉर्मल की तरफ रहे ज्यादा से ज्यादा। तो जरूरी नहीं आप एसओएस बेसिस पे लें, उसको आप राउंड द क्लॉक ले सकते हैं, 6-6 घंटे पे एक टैबलेट, और जरूरत हो तो कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गला खराब है तो स्टीम इनहेलेशन की इंपॉर्टेंस है, आप 2 से 3 बार स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। बीटाडीन गार्गल कर सकते हैं 2-3 बार। और इसके अलावा थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, अपने कमरे में घूमते रहें और नेगेटिव न्यूज पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। और जो कुछ लोग ये समझते हैं कि मोबाइल पे रहना और टीवी देखने से हम थकते नहीं है, उससे थकान नहीं होती, तो उससे भी थकान होती है, उससे भी फटीग बढ़ता है, तो वो भी ना करें। अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। तो और इसके अलावा कुछ चीजें मॉनिटर करें, जैसे कि अपना पल्स रेट, अपना ब्लड प्रेशर, और एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर आता है जिससे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन पे भी निगाह रखें। और पहले हफ्ते में मरीज को इतनी चीजों से रिकवरी हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी दवाई की जरूरत पड़ती है, जो कि आपने नाम सुना होगा, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, फेविपिराविर, बहुत सारी दवाइयां, वो अपने आप बिल्कुल भी ना लें, डॉक्टरों की सलाह पे लें, क्योंकि ये डेफिनेटिव इलाज नहीं है। और पहले हफ्ते में स्टेरॉइड्स तो बिल्कुल नहीं लेने हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत लगता है कि सैचुरेशन आपका 94-95 के आसपास पहुंचा है और पहले वो ज्यादा रहता था, होगा ही ज्यादा, तो करवट से लेटें, पेट के बल लेटें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे काफी आराम मिल सकता है। लेकिन जैसे ही आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, बहुत सैचुरेशन फॉल कर रहा है, या ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हो रही है, कोई और सिम्टम आ रहा है जो लगता है कि अब तकलीफ बढ़ रही है, तो तुरंत आप हॉस्पिटल का रुख करें, डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर पंकज, आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि हम सब देखते हैं कि कोविड संक्रमण के लिए अब कोई उम्र की सीमा नहीं रह गई है। किसी भी उम्र के बच्चे या किशोर को भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। क्या बच्चों में कोरोना संक्रमण के लक्षण वयस्कों से अलग होते हैं? क्या उम्र से कोई खास अंतर पड़ता है, डॉक्टर पंकज? देखिए, बच्चों में जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि चूंकि ये बीमारी जो वायरल कोविड है, ये ऐसे लोगों में ज्यादा सीरियस हो जाती है जिनको पहले से ब्लड से रिलेटेड, या जिनको चेस्ट में, जिनके लंग्स में पहले से कुछ डैमेज रहा हो। तो इसी वजह से जो ज्यादा एज के लोग हैं, जितने एल्डरली हैं, जितने अधिक हम उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनके लंग्स पे का फंक्शन, नॉर्मल जो एडल्ट है या बच्चों से, उनका फंक्शन पहले से ही इम्पेयर्ड होता है। उसी तरह जो ब्लड से क्लॉटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है इस बीमारी में, वो भी उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो यही वजह है कि बच्चों में इस बीमारी का प्रभाव कम मिलता है।
बच्चों में अमूमन या तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है या फिर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स, जैसे सिंपल कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी का जो सिम्टम होता है, हल्का बुखार, सर्दी खांसी, आंख का लाल होना, कुछ बच्चों में डायरिया भी ये देखा जा रहा है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स की बात हम लोग पहले भी किए हैं कि कोविड में अब पेट से संबंधित समस्याएं भी मिल रही हैं। तो बच्चों में यही लक्षण जो हैं अमूमन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वयस्कों या प्रौढ़ों की तुलना में, क्योंकि बच्चों में ये देखा जा रहा है कि ये सारे जो लक्षण हैं ये बड़े लोगों से कम सीवियरिटी में आ रहे हैं। जी, लक्षण सेम तरह के ही हैं लेकिन उनकी सीवियरिटी कम है बच्चों में बड़ों की तुलना में। जी, डॉक्टर सुजीत आपके पास आना चाहूंगा। आजकल हर तरफ हताशा और निराशा का माहौल चल रहा है और खास तौर पर ये तब और बढ़ जाता है जब हमारे कोई परिजन हमसे रुखसत हो जाते हैं, हमको छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे माहौल में इन जनरल पूछना चाहूंगा कि एक मनोचिकित्सक होने के नाते आपका क्या सुझाव होगा हमारे दर्शकों के लिए, बताइए डॉक्टर सुजीत। किसी की भी मृत्यु को झेल पाना वैसे भी एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है और जिसको हम लोग जनरल रिएक्शन ऑफ बेरेलमेंट बोलते हैं। तो किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, किसी के नोन में, तो ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद माहौल होता है और अलग अलग उम्र के लोगों के लिए वो क्षमता अलग अलग होती है। कहने का मतलब ये, एक छोटा बच्चा जैसे उस चीज को लेगा या कोई एक बूढ़ा आदमी जैसे उस चीज को लेगा, वो एक यंग से थोड़ा फर्क इसलिए होगा कि उसको चीजों को रजिस्टर करने के लिए एक अलग उसकी मानसिक स्थिति होती है। तो जब भी इस तरह की घटना होती है तो परिवार का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक पॉजिटिव माहौल बनाना, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना, चीजों को एक अलग नजरिए से देखना और समय रहते दूसरों को जिनके अंदर ये हताशा ज्यादा है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, परिवार में उनके लिए एक अलग सपोर्ट ग्रुप बनाना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर सुजीत, मैं देख रहा था जो दुनिया भर के अगर मनोचिकित्सकों को देखें तो वो कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन के दौरान पैदा हुई मुश्किलों की वजह से लोगों में मानसिक तकलीफों की सुनामी आने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, समंदर तो पहले ही से ही है, बस उस समंदर को कोई देख नहीं रहा था। अब सुनामी की बात हो रही है। असल में ये है कि जितनी सारी मेडिकल स्पेशलिटीज हैं उसमें मानसिक रोग को बहुत पीछे रखा गया है। लोगों की जागरूकता उतनी ज्यादा है नहीं इसके बारे में। अब जब वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंटल कंडीशन में है लोग, उनके अंदर ये प्रॉब्लम, मेंटल कंडीशन मतलब कहने का मतलब जो ऑलरेडी मानसिक रोग से पीड़ित हैं, उनके अंदर ये चीज अब पूरी तरीके से उभर के आएगा आगे। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि मान लीजिए अलग अलग ग्रुप्स की बात करें, जैसे अब छोटे बच्चों की बात करें जो स्कूल जा रहे थे बच्चे, अब स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके अंदर और क्या क्या दिक्कतें आने वाली है। एक अकेलापन, अपने दोस्तों से नहीं मिल पाना, उसकी वजह से एक अकेलापन हो गया। करियर के बारे में एक अजीब सी हताशा है उनके अंदर, उनके स्कूल डिसकंटिन्यू हो गए हैं। बहुत लोगों में सब्सटेंस यानी कि अलग तरह के नशे वगैरह की आदत लग गई है बच्चों में भी और यंग एडल्ट्स में। उसके अलावा मोबाइल का और गैजेट्स का एक्सेसिव यूज करना, वो अपने आप में ही एक तरह का मानसिक लक्षण देकर पैदा करके लाता है। उसके अलावा वो अपने चारों तरफ मृत्यु देख रहे हैं। तो इन सब चीजों का मानसिक इस पे, हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा ही असर पड़ रहा है। अगर आप यंग एडल्ट्स की बात करें तो कई सारे लोगों ने अपने जॉब्स खो दिए, कई सारे लोगों ने मतलब रिलेशनशिप इश्यूज आ गए उनके अंदर। शादियां जो है ऑलरेडी मैरिड कपल्स है, उनके बीच में अलग अलग तरह की दिक्कत, फाइनेंशियल क्राइसिस, इसकी वजह से बहुत कई लोगों के जॉब चले गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो इसका एक कोलैटरल डैमेज जिसको बोलते हैं, इसका मानसिक स्वास्थ्य को बहुत गंदा असर पड़ने ही वाला है। पर फिर वही बात कहूंगा कि अगर सपोर्ट सिस्टम बना के रखा जाए और इस चीज को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हल किया जाए तो डेफिनेटली इसका भी हल निकल सकता है। नहीं डॉक्टर सुजीत, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसे बच्चे जो कि जैसे कॉलेज या स्कूल से दूर हैं, अपने फ्रेंड्स से दूर हैं, वो अपनी जो क्रिएटिविटी बनाए रखें, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, ताकि वो निराशा के माहौल में ना जाएं? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अब ज्यादा समय मिल पा रहा है पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए, तो उनके अंदर कौन सी चीजें हैं, कौन सी क्वालिटीज हैं, क्या और है जो हम देख पाते हैं। अब वो ज्यादा टाइम हम पहले दे नहीं पाते थे अपने बच्चों को, अब वो घर पे रहते हैं, उनके इंटरेस्ट को हमें देखना पड़ेगा कि उनका इंटरेस्ट किन चीजों में है, उसको हम किस तरह से पुश दे सकते हैं, एक तरह से उनके करियर के लिए भी और उनके इंटरेस्ट के लिए भी। इस तरह से एक पॉजिटिव माहौल बनाया जा सकता है। प्रोफेसर उमा कुमार, आपके पास आना चाहूंगा।
ये जो हम झेल ही रहे थे बहुत दिनों से, ये महामारी की स्थिति चल ही रही है, ऊपर से कोरोना की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर से ब्लैक फंगस आ गया, और उसमें ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, अलग अलग तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पहले आपसे जान लूं, फिर डॉक्टर पंकज आपसे भी जानना चाहूंगा। पहले डॉक्टर उमा कुमार, ये ब्लैक फंगस ये क्या बला है? देखिए, जो फंगल इन्फेक्शंस हैं वो पहले से भी एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि जो फंगस है वो मोल्ड्स के फॉर्म में हमारे वातावरण में मौजूद है। तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती थी, यानी कि जैसे जो पर्टिकुलरली जो डायबिटिक्स होते थे, या जो कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे होते थे जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, या कैंसर के पेशेंट्स होते थे, लिम्फोमास, ल्यूकीमियास, उनमें ये देखने को मिलते थे। लेकिन इस हद तक नहीं मिलते थे जितने की अभी देखने में आ रहे हैं, कि कहना चाहिए हम 10,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं इन केसेस की अगर हम बात करें तो कोरोना होने से बहुत सारी चीजों में ऐसा बदलाव आता है। फर्स्ट वेव में कुछ गिने चुने केस मिले थे, जो हो सकता है वैसे भी मिलते अगर कोविड नहीं होता, लेकिन इस सेकेंड वेव के दौरान बहुत ज्यादा जो देखने में आ रहे हैं ब्लैक फंगस, एक्चुअली ब्लैक फंगस नहीं है, इसको म्यूकरमाइकोसिस कह देते हैं। अब ब्लैक फंगस शायद इसलिए कह रहे हैं कि उसमें एक पिगमेंट होता है मेलानिन, और जहां अल्सर होता है तो उसके किनारे काला काला दिख जाता है, घाव से अगर बन जाते हैं, तो ये ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को कहा जा रहा है। अब ये येलो फंगस भी आ गई, उसके बाद व्हाइट फंगस भी आ गई। व्हाइट फंगस को हम कैंडिडा कह देते हैं। येलो फंगस जो है वो एस्परजिलस फ्लेवर्स के लिए येलो फंगस का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ये है कि ये जो बढ़े हैं और बहुत हद तक बढ़े हैं, अब हम इनके कारणों की बात करें तो एक कारण नहीं हो सकता, इसके बहुत सारे कारण होंगे। कोई उनकी जो कोविड पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस्ड हो चुकी है इन्फेक्शन की वजह से। दूसरी चीज, जो डायबिटिक्स हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिल रही है, जिनके शुगर लेवल ज्यादा हैं, अनकंट्रोल्ड है, उनमें ये ज्यादा देखने को मिल रही है। पाया गया, आज सुबह मैं देख रही थी कि मोर देन 50% जो थे वो डायबिटिक्स थे विद अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स। और इसके साथ जो उनको दवाइयां दी जा रही हैं, आपने सुना होगा स्टेरॉइड जो दिए जा रहे हैं, स्टेरॉइड से शुगर बढ़ती है, वो पहले भी बढ़ती थी। लेकिन इसके अलावा जो मैं सोच रही थी एज फिजिशियन कि कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होना चाहिए कि अचानक से अस्पतालों में इतने मरीज आने शुरू हो गए। कोई अनहाइजीनिक कंडीशन हो सकती है, या अनहाइजीनिक वे ऑफ गिविंग ऑक्सीजन हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो बातें हो रही थी कि जो ट्यूबिंग्स होते हैं, जो चैम्बर्स होते हैं, उसमें जो पानी यूज हो रहा है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसके अलावा जो सिलेंडर्स हैं उनमें बाहर से इन्फेक्शन लगा हो सकता है, या पेशेंट जो देख रहे हैं आइसोलेट किए जा रहे हैं, उनके लिए अलग से वार्ड बने हैं। तो अगर ये पेशेंट की केयर ना की जाए, मान लें बेडशीट जो है वो सॉइल हो गई है, गीली है, क्योंकि ये फंगस बहुत ही डैम्प वेट सरफेसेस पे मिलती है, तो ये सारी वजह इसको बढ़ने की हो सकती है। लेकिन पंकज, आपसे भी पूछना चाहूंगा, ये जो ब्लैक और व्हाइट फंगस की बात हो रही है, एक तो हमारे दर्शकों को बता दें डॉक्टर पंकज कि ब्लैक और व्हाइट फंगस के बीच का अंतर क्या होता है। दूसरी बात कि ब्लैक फंगस या इस तरह के कोई फंगस का इन्फेक्शन हो तो उसको जल्दी ही कैसे पहचाना जा सकता है? क्या कोई तरीका है कि शुरुआती दौर में ही समझ में आ जाए कि ये फंगस हमें परेशान कर सकता है? ब्लैक और व्हाइट का जहां तक सवाल है, तो ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं थी। अभी मीडिया में या सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बहुत तेजी से ये वर्ड फैला, और आज के डेट में सारे लोग ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस बोलने लगे। मेडिकल साइंस में हम लोगों ने इसको ब्लैक और व्हाइट के रूप में नहीं पढ़ा था, बल्कि जैसा मैडम ने बताया कि जो पिगमेंट, जो उसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन अगर आंखों में या थ्रोट में या किसी भी ऊन में या कहीं होता है, अगर वो ब्लैक पिगमेंट पैदा करता है तो उसको हम लोग ब्लैक फंगस कह रहे हैं। और कैंडिडा चूंकि बहुत पुरानी बीमारी है, ओरल थ्रस के रूप में, मुंह में डायबिटिक्स को बहुत कॉमनली, पहले से भी बहुत कॉमनली मिलता था, तो वो कैंडिडा जो है वो ओरल थ्रस, व्हाइट एक प्लाक जैसा, एक व्हाइट शीट गंदा सा एक जीभ के ऊपर या थ्रोट में दिखता था, तो उसकी वजह से उसको व्हाइट फंगस का नाम दे दिया गया। और येलो फंगस भी क्या, जो पिगमेंट बना रहा है वो फंगस, जैसे एस्परजिलोसिस है, तो उस पिगमेंट की वजह से कॉमन लोगों को, चूंकि ये टर्मिनोलॉजी जो साइंटिफिक टर्म है वो कहना मुश्किल है, तो इसलिए इसको आम बोलचाल की भाषा में व्हाइट, ब्लैक या येलो फंगस कहा जा रहा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसको मीडिया या सोशल मीडिया में जितना अधिक प्रमोट कर दिया गया इस बात को,
और आम आदमी जी। अब डरने लगा। मेरे पास जी। कुछ पेशेंट जो है जिनको एक मुंह में एक छोटा सा ब्लैक अगर दाग दिख जाता है तो उनको डर हो जाता है कि ये ब्लैक फंगस है। वो हम जी। लोग से पूछते हैं, जी। फोटोग्राफ भेजते हैं। आंखों में जी। अगर थोड़ा ड्राइनेस होता है तो वो पूछते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा हाइप हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं जी। ये जरूर आम जनता से कहना चाहूंगा कि जैसे मैडम ने बताया कि ये बहुत लिमिटेड पेशेंट्स में जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको बहुत हाई जी। डोज स्क्वायर्ड लंबे समय तक चला है, जिनको जी। ऑक्सीजनेशन दिया गया 5-7 दिन तक और जिनकी सफाई नहीं की गई ऑक्सीजन कैनुला की, मास्क की, जी। या फिर जो अभी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की बात हो रही थी कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दे दिया गया था। तो जी। इसकी वजह जी। से कुछ बढ़े हैं केसेस, लेकिन आम लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जी। दूसरा लेकिन सवाल, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर जी 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 बताएं, कंप्लीट कर लें आप। जी, जी। उसके बाद आपने पूछा था कि ब्लैक फंगस के लिए कैसे इसको पहचानें। जल्दी, हाँ, इनिशियल स्टेज में कैसे पहचान जाए? ब्लैक फंगस 3 जगहों से हमारे शरीर में 3 प्रकार का इसका इन्फेक्शन या 3 जगहों पे इसका असर पड़ता है। हमारे आंखों पर, हमारे जो नाक और जो हमारे साइनस जिनको बोलते हैं पैरानेजल साइनस, और उसके साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम पे, है ना, और बाकी इंटरनल तो प्रभाव पड़ता ही है। तो चूंकि नाक और आंख और हमारे जो मास्क हैं, जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो वो क्या मास्क लगाया जा रहा है मुंह पे और नाक पे। तो पहला जो इसका पॉइंट ऑफ एंट्री है वो हमारे ओरल कैविटी और हमारा नाक ही है। और चूंकि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल से ही पेशेंट को, घर में जो पेशेंट जो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन पेशेंट्स को होने की बहुत कम संभावना है। जो अस्पताल में है काफी समय से भर्ती, जैसा मैडम ने कहा कि लिनेन है, सफाई नहीं होती। तो अर्ली स्टेज में जैसे आंखों के इन्फेक्शन के लिए ड्राई आई, आंखों में लालीपन होना और आंखों में सूजन आना, ये एक पहचान है। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को आंखों में लालीपन हो रही है या जलन हो रही है तो वो सीधे इसको ब्लैक फंगस ही समझते, क्योंकि कोविड में ऐसे भी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है किसी भी वायरल डिजीज में। उसी तरह गले में, है ना, खराश, जैसे गले के खराश, फेरिंजाइटिस एक कॉमन सिम्टम है। उसी के साथ साथ अगर ब्लैक फंगस का या म्यूकर माइकोसिस है तो गले में ब्लैक पिगमेंट बनना, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाना, गले का जो खराश है, गले में दर्द, ये ज्यादा हो जाना। और इसका डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन, जब तक उस फंगस को आइसोलेट नहीं किया जाएगा, जब तक उस फंगस को लेकर उसको QH एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, फंगल एग्जामिनेशन, जब तक नहीं किया जाएगा तब तक डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है। तो कुछ जो अर्ली सिम्टम्स हैं तो ये पेशेंट कंफ्यूज भी हो जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा ये जरूर कहूंगा। ठीक है, नहीं, मैं आपकी बात में समझ गया, लेकिन आपके इसका उपाय भी जानूंगा कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो म्यूकोरमाइकोसिस से सफर कर रहा है तो उसका क्या उपाय है। लेकिन उससे पहले छोटा सा सवाल डॉक्टर सुजीत से है मेरा, कि डॉक्टर सुजीत, जैसे ये जो मुझे कहीं ये बीमारी ना हो जाए या इस तरह से मैं भी ब्लैक फंगस का शिकार ना हो जाऊं, मैं भी गया था हॉस्पिटल, मुझे भी ऑक्सीजन लगाई गई थी, तो इस तरह से जो एक आशंका जो मन में उठता है, और इसको कैसे आप देखते हैं? कि उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस डर से, इस भय से पीड़ित है कि कहीं मुझे यह ना हो जाए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सुजीत? देखिए, हर दिन एक नया फंगस, एक ब्लैक फंगस, फिर ये व्हाइट फंगस और एक येलो फंगस, उससे भी ज्यादा खतरनाक, इस तरह के न्यूज आते रहते हैं। तो लोगों के बीच में एक बड़ा कॉकस है, अजीब सा एक डर का माहौल बन गया है। अब ये है कि अगर आपको सिर्फ मीडिया को फॉलो करना है और सिर्फ ये देखना है कि भाई आप डेली देखते हैं इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए और इतने लोग मर गए, तो आप ये न्यूज फॉलो करते हैं। पर बीमारी के बारे में जैसा डॉक्टर पंकज ने कहा कि सही जानकारी बहुत जरूरी है। एक आदमी जो उसको कोविड हुआ है या जो कोविड से निकला है, उसके लिए भी जानना जरूरी है। जिनको कोविड होने की आशंका है या जिनको लगता है कि उनको आज ना कल कोविड हो सकता है या वो कोशिश कर रहे हैं उससे बचाव रखने के लिए, उनके लिए भी ये जानकारी बहुत जरूरी है कि अगर ये होगा, क्योंकि ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो, ये हमारे इन्वायरमेंट में अशत काल से हमेशा से प्रेजेंट है। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पानी में, हमारे इर्द गिर्द हर जगह है। पर पहले तो इसके बारे में बात नहीं होती थी, होती भी थी, केसेस होते थे, ऐसा नहीं था कि केसेस नहीं होते थे, केसेस होते थे। लेकिन अब वो एक डर जो है वो मीडिया का दिया हुआ कह लीजिए, या लोग आपस में जिनको पूरा नॉलेज नहीं है, अगर वो आप बात शुरू करते हैं तो उस बात की जानकारी कंप्लीटली हर तरीके से मिलनी चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस पर्टिकुलर पेशेंट ग्रुप में ये होगा, किनको इसके होने के चांसेस कम हैं, किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं है इसके होने के चांसेस। तो ये डर जो है एजुकेशन से कम किया जा सकता है, इसके बारे में सही नॉलेज से कम किया जा सकता है।
प्रोफेसर उमा कुमार, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो इम्यूनिटी की, और इम्यूनिटी के दौरान कई बातें सामने आती है कि घर का पौष्टिक आहार अगर आप ले रहे हैं तो आप वैसे भी स्वस्थ रहेंगे, और किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या वायरल हो या किसी तरह का, उससे लड़ने में हमें मजबूती मिलती है। प्रोफेसर उमा कुमार, आपसे जानना चाहूंगा कि इस स्टेटमेंट में कितना दम है और कैसे इसको फॉलो किया जाए। देखिए, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी एक शब्द मात्र नहीं है। इम्यूनिटी के 1000 के करीब करीब जीन्स होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, और हर आदमी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। अगर बहुत सारे लोगों को एक ही तरह के खान पान, एक ही तरह का रहन सहन, एक ही वातावरण में रहने दिया जाए, फिर भी उनकी इम्यूनिटी अलग अलग होगी। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो और इम्यूनिटी ओवरनाइट नहीं बनती, एक दिन में नहीं बनती, एक महीने में नहीं बनती। तो ये बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए जिसकी वजह से, जो इम्यून बूस्टर कह सकते हैं। और उन कारणों की अगर हम बात करें तो मैं शुरू करूंगी आहार से। जैसे आपने कहा, हाँ, कहना चाहिए न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट। कहते हैं कलरफुल थाली होनी चाहिए जब हम खाना खाते हैं। उस कलर का मतलब क्या है कि उसमें सब्जियां हो, दालें हो, चावल, रोटी, मिल्क के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं, फ्रूट्स लेने हैं, नट्स लेने हैं, यानी कि जो बाकी के बादाम वगैरह, ये सब तो सारी चीजें मिलकर इम्यूनिटी को बनाती हैं। इस डाइट के अलावा हमारा स्लीप पैटर्न क्या है? साउंड स्लीप से इम्यूनिटी बढ़ती है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, जितने हम फिजिकली एक्टिव होंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होगी। उसके जो नेगेटिव होते हैं लोग, जो स्ट्रेस में रहते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो ज्यादा है उससे इम्यूनिटी कम होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को डिसाइड करते हैं। एक चीज पे ध्यान देके बूस्टर्स लेके नहीं इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती। जी, स्ट्रेस से ऑक्सीजन लेवल भी कम होते देखा गया है। इसमें क्या आपका कहना है डॉक्टर उमा कुमार? ये बिल्कुल सही बात है। इसका एक लॉजिक है। क्या होता है, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं, जो वेसल्स हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स जिससे खून दौड़ रहा है, और ब्लड में ही हीमोग्लोबिन होती है, वो ऑक्सीजन कैरी करती है, राइट। और कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ब्लड में। तो जो वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। जब वो सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, लंग्स में एयर और ब्लड का एक्सचेंज होता है मेम्ब्रेन पे। या तो मान लीजिए सर्कुलेशन कम हो गया, या फिर एयर ऑक्सीजन कम हो गई। दोनों ही तरीकों से हमारे बॉडी की ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो इसलिए स्ट्रेस में आपने ये भी देखा होगा, लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। इस स्ट्रेस से क्या होता है, ब्लड की हाइपर कोएगुलेबल स्टेट सेट इन हो जाती है। ये भी देखा गया है, इसके भी एविडेंस है। तो इसलिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस से हाइपरटेंशन लोगों को हो जाता है, ये तो सबने सुना होगा, डायबिटीज हो जाती है, तो बहुत सारे वैस्कुलर चेंजेस होते हैं। डॉक्टर पंकज, ये जो बात कही जा रही है कि प्रॉपर आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आप एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न आपका सही हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, मोस्टली जो लेडीज करती हैं, मोस्टली, अब तो जेंट्स भी इसमें आ गए हैं, और खासतौर पर लॉकडाउन ने हम सबको सिखा दिया है कि भोजन पकाना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है, हम पुरुषों का भी काम है। तो जो भी खाना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी पकाकर अपना वीडियो डाल रहे हैं। जी, और ये अच्छी बात है, अच्छी प्रगति हुई इस मामले में। तो ये जो खाना बनाने में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, जैसे सब्जी आती है घर में, या सब्जी को कैसे, इसके बारे में क्या विज्ञान कहता है, और डॉक्टर पंकज आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, खाना बनाने की जो कला है उसमें बहुत सारी चीजें जो पुराने समय से चली आ रही हैं, उन सब के पीछे कुछ साइंटिफिक बेसिस है। जैसे किसी भी चीज को बनाने से पहले उसको धोना, तो सैनिटाइजेशन, सफाई सबसे जरूरी चीज है। चाहे वो सब्जियां हो, जो कच्ची फल हो, या फिर जो चावल या दाल जो भी हम लोग बनाते हैं, उसके पहले भी उसकी सफाई जरूरी है। तो पहला जो प्रोसेस है, जो बाहर की जो डस्ट है, जो बाहरी जो ऐसे उसमें एलिमेंट्स मिले हुए हैं, बैक्टीरिया, ये इन सारी चीजों को, जिनको हम सफाई करके, पानी से सफाई करके हटा सकते हैं। आज के टाइम में पानी कैसा डॉक्टर पंकज, पानी कैसा, गुनगुना या ठंडा पानी में ही साफ हो जाता है? सब्जियां या फल, इनके लिए गुनगुना पानी या पानी में थोड़ा सिरका डालने से ये माना जाता है कि
जो बाहरी लेयर पे जो फैटी एक लेयर जमा हुआ रहता है, खास करके फलों वगैरह पे जो बाहर धूल में पड़े हुए होते हैं, तो थोड़ा होममेड जो सिरका है उसको डाल देने से फलों की या सब्जियों की सफाई ज्यादा प्रॉपर ढंग से होती है। बाकी चावल और दाल या ये सब तो पानी तो हम सब जानते हैं कि हमको साफ पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए खाना बनाने के लिए। दूसरी चीज है जो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के पीछे भी बहुत साइंटिफिक बेसिस है। पहले के जमाने में तो हम जब आदमी कच्चा खाना खाता था, कच्चा कंदमूल खाता था, तो कच्चे बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी सब्जियां भी हैं जिनको अगर हम अधिक टेम्परेचर पे पकाते हैं तो उनमें के बहुत सारे जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर का भी खास ध्यान रखना चाहिए खाना बनाते समय, खास करके सब्जियों, फलों, दालों, इन सारी चीजों में जो प्रोटीन है, हमारे जो विटामिन्स हैं, तो बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर ज्यादा देर तक उनको रखा जाए तो उनमें के जो बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। प्रोटीन जो है वो अगर ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो कोगुलेट कर जाता है, जैसे अंडा है, जैसे प्रोटीन में पनीर है, या इन सारी ये सारी चीजें। तीसरी चीज तो इसीलिए बहुत सारे जो हमारे पास नए बर्तन आए, जैसे प्रेशर कुकर में कुकिंग का जो सिस्टम आया जिसमें एक खास टेम्परेचर फिक्स होता है और स्टीम की वजह से जल्दी खाना पकता है और उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो उसमें मेंटेन रहते हैं। तीसरी चीज है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे कुछ पार्टिकुलर जो ऑयल हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि खाने में सारी चीजें जरूरी हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो फैट के लिए जो तेल है हमारा, तो तेल जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ होता है, तो तेल को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे दूषित केमिकल्स पैदा होते हैं अगर ज्यादा बार बार गर्म किया जाता है। तो इसीलिए तेल को, जिस तेल में हम खाना पकाते हैं या फिर तलते हैं, तो वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजेबल चीज है कि उसको बार बार गर्म नहीं करना है। और कुछ तेल तो ऐसे हैं जैसे ऑलिव ऑयल, इनको कभी भी बहुत तेज आंच पर गर्म नहीं करना है, वरना न सिर्फ उसमें का जो पौष्टिक तत्व है वो खत्म हो जाएगा, बल्कि उसमें हानिकारक केमिकल्स भी पैदा हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों का, बाकी पाक कला एक अलग ही विशेष स्पेशल चीज है जिसके बारे में जो है हम लोग मेडिकल साइंस में ये सारी कॉमन चीजें जानते हैं। डॉक्टर सुजीत, आपके पास भी आना चाहूंगा। एक महिला परिवार की धुरी होती है, और जो समय चल रहा है, इस महामारी का काल है, इसमें उनका मनोबल बुलंद रहे, महिलाओं का मनोबल बुलंद रहे तो परिवार का मनोबल भी बुलंद रहेगा। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे उन तमाम महिलाओं को जो आपको देख रही हैं इस वक्त, डॉक्टर सुजीत? देखिए, महिलाएं तो परिवार की धुरी होती ही हैं, आज से नहीं, सदियों से उनका स्थान ही अलग है, समाज में भी और हमारे साहित्य में भी और हर जगह। पर कोविड के टाइम में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। वर्तमान में जो बीमारी की वजह से जो परिवार में घटनाएं हुई हैं, उसकी वजह से कह लीजिए, या जो फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको कहते हैं, सब चीजों को लेते हुए मतलब असर तो सब पे पड़ा है। और परिवार में महिला और पुरुष दोनों मिलकर परिवार को चलाते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपने बुजुर्गों को देखते हैं, तो जितना असर पुरुष पे पड़ा है उससे थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन बराबर ही पड़ा होगा, महिलाओं पे भी असर पड़ा है। जी। तो अब जब वो घर पे रह रही हैं तो उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, जब बच्चे उनके साथ घर पे टोटल टाइम रह गए हैं। पहले थोड़ा सा फ्री टाइम वो अपने लिए निकाल पाती थी जब बच्चे स्कूल जाते थे। मैं एक आम चर्चा में कह रहा हूँ कि जैसे बच्चे मान लीजिए स्कूल जाते थे तो थोड़ा समय भी उनको अपने लिए निकलता है। अब उनका हो गया है 24/7 कि अब 24 घंटे उनकी ड्यूटी चल ही रही होती है। जी। तो एक वो चीज है। तो महिलाओं का कोई अवकाश नहीं होता, साप्ताहिक अवकाश भी उन्हें नहीं मिलता। जी, उनको कोई अवकाश नहीं मिलता। तो इससे उनका, देखिए, हर जगह जो मूल जो इसके हर जगह है वो चीज सेम ही है कि अगर आप एक पर्टिकुलर परिवार में एक महिला का स्थान जो है, वो स्थान जो है धुरी की तरह है, तो उसको सपोर्ट के बिना वो धुरी स्थिर नहीं रह सकती। तो उसको, धुरी को स्थिर रखने के लिए भी परिवार के सभी लोगों का इक्वल सपोर्ट चाहिए होता है। उनका मनोबल सतत बना रहे, उसके लिए उनको हमेशा एक तरह से शाबाशी देने के योग्य भी हैं और शाबाशी देना भी चाहिए उनको, जो काम करती हैं, जैसे वो परिवार को आगे लेके चलती हैं और इस क्राइसिस सिचुएशन में जैसे उन्होंने अपने परिवारों को संभाला है। जी, तो कुल मिला के डॉक्टर सुजीत, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपने कहा कि महिलाओं का मनोबल बना रहे, ये जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर है कि कैसे उनका मनोबल बना रहे। बिल्कुल। अब कार्यक्रम के समाप्त होने का समय आ गया है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त करने से पहले
एक बात की चर्चा अपने सभी विशेषज्ञों से करना चाहूंगा कि इस महामारी से बचने के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक तरीका अगर कुछ है तो वो है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। मगर कुछ लोग अभी भी अफवाहों के चलते वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, कई तरह की बातें हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ, एक एक करके बताएं। पहले डॉक्टर पंकज आप बताएं, फिर डॉक्टर उमा आपसे जानना चाहूंगा, फिर डॉक्टर सुजीत कुमार आपसे जानना चाहूंगा। एक तो मैं उन लोगों से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि यदि किसी भी तरह की शंका है तो अपने पास, अपने आसपास जो भी आपको लगते हैं, जो योग्य व्यक्ति लगते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या जो भी समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे बात करें, उनसे अपनी शंका का समाधान कराएं। उन लोगों से बात करें जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं और देखें कि वैक्सीन लेने से क्या फायदा हुआ है। पेपर पढ़ें, मीडिया पढ़ें, मीडिया में देखें। तो ये सारी जो पॉजिटिव जानकारी है इसको लें, क्योंकि शंका तो बिल्कुल है, शंका होना ये महामारी के समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में बहुत सारे लोगों की, इवन की डॉक्टर्स को भी शंका थी कि क्यों डॉक्टर्स को पहले दिया जा रहा है। लेकिन अब आज के डेट में वैक्सीनेशन, ये प्रूफ हो चुका है कि वैक्सीनेशन की वजह से ही जो महामारी पे लगाम लग पाई है उसका सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल मैं दरखास्त करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी शंका के लिए बात करें, निराकरण करें और वैक्सीनेशन जरूर लें। वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। प्रोफेसर उमा कुमार आपसे जानना चाहूंगा, हमारे इंडिया साइंस के दर्शकों के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? कमेंट, फाइनल कमेंट। देखिए, इस महामारी से दो चीजें बचा सकती हैं। एक है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जहां मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और हैंड हाइजीन फॉलो करना है। दूसरी चीज है वैक्सीन। तो मैं लोगों से कहूंगी कि कब तक आप अपने घरों में घुसे रहना चाहोगे, कब तक मास्क में रहना चाहोगे? हम सब बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, और वो कौन चीज हमें कर सकती है, वो है वैक्सीनेशन। और पूरी दुनिया से करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब हमारे पास डेटा है जिसमें हम बहुत सेफली ये कह सकते हैं कि आप प्लीज वैक्सीन लगाइए और अपने को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, प्लीज। जी, डॉक्टर सुजीत आपसे जानना चाहूंगा फाइनल कमेंट हमारे इंडिया साइंस दर्शकों के लिए। देखिए, ऐसा है कि वैक्सीनेशन के बारे में लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। कई लोगों का कई सारे जगह कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से लोगों ने इस चीज के लिए मना कर दिया, आप सबको पता है। इसके अलावा भी कई जगह ऐसी बात होती है कि भाई वैक्सीनेशन जो है उसके बारे में कोई ट्रायल नहीं हुआ, जैसे आम किसी भी ड्रग के लिए होता है। तो लोग अगर साइंटिफिकली भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, हम जैसे डॉक्टर कम्युनिटी में भी ये चीज शुरू हुआ। लेकिन अब जैसे डॉक्टर पंकज ने कहा या डॉक्टर उमा मैडम ने कहा कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें और आप चीजों को, अगर नहीं आप सरकारी डेटा पे जाना चाहते हैं तो कम से कम अपने आसपास देखिए कि जो लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं उनका स्वास्थ्य इस कोविड की लहर में कैसा रहा है, या उनके अगर उनको कोविड हुआ भी है फिर से तो उसका असर कितना रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए जानकारी, पॉजिटिव जानकारी इकट्ठा करना और अपने से ज्यादा जानकार लोगों से जानकारी लेना, ना कि ऐसे लोगों के साथ ही बैठना उठना जो हमेशा किसी चीज के बारे में नेगेटिव बातें ही करते हैं। कोई भी नई चीज को ठीक से एक्सेप्ट कर पाना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में जी, पर, और हाँ धीरे धीरे उस पर वो बनता चला जाता है लोगों का विश्वास। जी, आप सभी विशेषज्ञों का अपना बहुमूल्य समय हमारे इंडिया साइंस के दर्शकों के लिए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। उम्मीद है दर्शकों आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और हम आशा करते हैं कि महामारी के इस दौर में आप सभी के मन में जो सवाल और संशय होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से वो जरूर खत्म हो गए होंगे। आप सभी दर्शकों का भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। विज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।